नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का नेक्स्ट जेन प्लस में। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, सही होंगे, सकुशल होंगे और आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम तीसरा प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं यूपी कांस्टेबल का और बड़े जोश और उत्साह के साथ इसकी प्रैक्टिस आज हम करेंगे सभी साथी मिलकर। तो एक-एक क्वेश्चन को हम बारीकी से देखेंगे और एक की निचोड़ हम इसमें देखना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन पे हम चलना चाहेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको हमारा भी साथ देना है, हम भी आपका साथ देंगे और जो भी अगर जहाँ पर भी आपको कोई शिकायत का मौका मिलता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते हैं। पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन शुरू हमारा होता है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो तत्सम शब्द की यदि हम बात करते हैं कि तत्सम शब्द कहते किसे हैं? जो संस्कृत से बिना रूप परिवर्तन के हिंदी में बोले जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। और जो संस्कृत से रूप परिवर्तन होते चले गए, सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद वैदिक, वैदिक के बाद लौकिक, लौकिक के बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत और प्राकृत के बाद आपका अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद सोर्स यानी अपभ्रंश, सोर्स यानी अपभ्रंश के बाद जो हिंदी में आए उन्हें कहा जाता है तद्भव। जिनमें रूप परिवर्तन होता चला गया उन्हें तद्भव कहा जाता है। जिनमें जो शब्द बिना रूप परिवर्तन के संस्कृत से हिंदी में बोले जाने लगे उन्हें तत्सम कहा जाता है। तो प्यारे साथियों, पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो देखिए सभी शब्द तत्सम हैं। कुम्हार, गधा, नब्बे, सुवर्णकार, पलंग, पीला, डंडा या नाक। तो सबसे पहले मैं अवगत आपको कराना चाहता हूं। देखिए कुम्हार जो एक शब्द होता है इसका तत्सम रूप होता है कुंभकार। इसका जो तत्सम रूप होता है वो होता है आपका कुंभकार। इसका होता है कुंभकार, कुंभकार। गधा का होता है गर्दभ। प्यारे साथियों, गधा का होता है आपका गर्दभ और पलंग का होता है पर्यंक। पलंग का होता है प्यारे साथियों पर्यंक और पीला का होता है साथियों पीत। मेरे साथियों डंडा का होता है दंड। नाक का होता है नासिका। इनके तत्सम रूप ये होते हैं मेरे साथियों। तो इसमें यह पूछा गया निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द आपके तत्सम हैं? सभी। तो इसमें जो ऑप्शन आपका जाता है, जो विकल्प आपका जाता है वो बी विकल्प इसमें सही है। नब्बे, नब्बे का जो तद्भव रूप होता है नया होता है। तो ये इसमें आपका बी विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? मेरे साथियों बड़े ही अच्छे से आपको क्वेश्चन को पढ़ना भी है और उसका आंसर भी आप भी अपनी जगह से दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन इसका सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से नलिन और एक होता है राजीव, निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? उपवन, वाटिका, उत्कर्ष, अंबर या कमल। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? तो आपको याद रखना है, आपको देखना है इसमें उपवन, उत्कर्ष, अंबर या कमल। राजीव किसे बोला जाता है? कमल के लिए। और नलिन भी किसे कहा जाता है? कमल के लिए। ये कमल के पर्यायवाची हैं। तो डी पार्ट आपका इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे साथियों पूरब और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? बात किसकी चल रही है? पूर्व और उत्तर की बात चल रही है। तो मेरे साथियों इसको देखना है कि सबसे पहले मैं एक ये होता है मेरे साथियों पूर्व, पूर्व को ही कहा जाता है प्राची।
पूर्व के बाद आता है आपका पश्चिम। पश्चिम को कहा जाता है पृथ्वी। अब यहां पर ये आता है उत्तर। उत्तर को कहा जाता है उदीची। ये आता है आपका दक्षिण। दक्षिण को कहा जाता है साथियों अवाची। तो यहां पर जो पूछा जा रहा है कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, उत्तर और पूरब की दिशा को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है इसे बोला जाता है यहां पर ईशान। ईशान इसको कहा जाता है वायव्य। वायव्य इसे कहा जाता है नैऋत्य। नैऋत्य और इसे को कहा जाता है आग्नेय। अब देखिए साथियों, इतना अच्छा सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है। बारीकियों से हम चल रहे हैं प्रत्येक बिंदु पर। तो ये पूछ रहा है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा है। बात किसकी चल रही है, पूरब और उत्तर की बात चल रही है, पूरब की और उत्तर की बात। तो इसमें कौन सा विकल्प आपके अनुसार होना चाहिए, तो देखिए इसमें आपका ए पार्ट आपका सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं साथियों। किस विकल्प में से शुद्ध श्रुति समभिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है। तो आज हम तीसरा प्रैक्टिस सेट ये कर रहे हैं, लेकिन काफी उत्साह और जोश के साथ आप सभी को आना है और आप सभी को देखना भी है कि कितने क्वेश्चन इसमें हैं। अधिक से अधिक क्वेश्चन इसमें ऐसे डाले गए हैं, ऐसे लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए हूबहू मिलने की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। अच्छे हम आशा करते हैं कि आपका स्कोर अच्छा बने और इस सफलता के लिए आप अपना ही एक मार्गदर्शन चुन सकें। तो देखिए किस विकल्प में शब्द श्रुति समभिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है। देखिए प्रकृत या प्राकृत, ससधर या शशिधर, व्रण या वर्ण, विष या विष, कौन सा इसमें सही है। साथियों आप इसे देखेंगे, बताएंगे कौन सा इसमें सही है। तो प्यारे साथियों इसका जो सही जो विकल्प जाता है श्रुति समभिन्नार्थक की बात करें, इसमें कौन सा विकल्प आपका सही है, तो मेरे साथियों इसमें जो बी पार्ट आपका सही है। शशधर बोला जाता है चांद के लिए, शशिधर, शशि को धारण करने वाले कौन है, वो शिव जी हैं। तो ये बी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। बैठा नहीं होता, बैठकर। और दूसरा होता है 10 बजने को 15 मिनट है, 10 बजने को नहीं होते हैं। ये यहां पर अशुद्धियां हो रही है। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है, या लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछ रहे हैं, लड़के अध्यापक को नहीं होता है, से होना चाहिए था। तो इसमें कौन सा आपका सही है, इसमें सी पॉइंट आपका सही है, सी विकल्प आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पराधीनता, आपकी पराधीनता कैसी है, आप पराधीनता है या पराधीन है। तो आपको याद रखना शुद्ध जो शब्द होता है इसमें पराधीन होता है। ये पराधीनता यदि हमने यहां पर लगा दिया है तो ये भाव प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मुद्रिका, आपकी मुद्रिका कैसी है। और अजवायन, आपने अजवाइन सब्जी में अजवाइन डाल ली या नहीं डाली, ऐसे देख सकते हैं। बिहार में बहुत तरक्की हुई, बिहार में, बिहार बहुत बड़ा प्रदेश है। तो यह पूछ रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा हुआ इसमें आपका डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है। प्राण निकल गए,
दर्शन हो गए। सोना क्या भाव चल रहा है, सोना कितना महंगा हो गया। हस्ताक्षर हो गए। तो साथियों यहां पर सभी अगर हम देख रहे हैं तो प्राण, दर्शन, सोना, हस्ताक्षर, ये प्राण, दर्शन और हस्ताक्षर तो ये सब क्या है मेरे साथियों, बहुवचन में आते हैं, ये सदैव बहुवचन रहते हैं। तो इसमें सोना आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। हे ईश्वर, देखिए किसी को पुकारना है या किसी को बुलाना है तो वहां पे कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है विस्मयादि बोधक का। और विस्मयादि बोधक का चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ है नहीं, लेकिन यहाँ पर पुकार रहे हैं हम किसी के लिए, जहाँ पे पुकार की बात आती है तो वहां पे संबोधन कारक होता है। मेरे साथियों कारकों की संख्या मूल रूप में कितनी होती है, तो आपको बता देना मूल रूप में कारकों की संख्या 6 होती है। और आपसे पूछा जाएगा सर्वनाम में कितने कारकों को शामिल किया जाता है, तो सर्वनाम में भी आपको याद रखना 7 कारकों को शामिल किया जाता है, इसमें एक संबोधन कारक को छोड़ दिया जाता है। यहां पर यदि हम बात करें कि हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, तो आपको ए पार्ट इसमें लगा देना, ये आपका संबोधन कारक है मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। जल्दी है, ताप है, शांति है या काज है। तो देखिए सबसे पहली बात, जल्दी, ताप, शांति, काज, तो इसका जो है तत्सम निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तद्भव की बात कर रहे हैं तो जल्दी, ताप, शांति या काज। तो मेरे साथियों काज का जो तत्सम रूप होता है वो कार्य होता है, तो कौन सा इसमें सही आ जाएगा प्यारे बच्चों, वो डी पार्ट आपका सही होगा। काज इसका जो है तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अभिभाषण की अगर बात करें तो देखिए पहली बात, उपसर्ग और प्रत्यय किसे कहते हैं। उपसर्ग ये किसी भी शब्द के पहले लगाए जाते हैं, और वो शब्द आपको पता है वो शब्द कैसे होते हैं, तो वो विकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्दों के साथ उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अविकारी शब्दों के साथ उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब इनमें जो है जिन शब्दों में लिंग वचन काल कारक के आधार पर परिवर्तन ही नहीं होता, तो उपसर्ग और प्रत्यय तो जिन शब्दों के साथ जुड़ते हैं वो तो उनमें छेड़खानी जरूर करेंगे। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है इनका प्रयोग अविकारी शब्दों के साथ नहीं होता है, होता है किसके साथ, विकारी शब्दों के साथ। तो इसमें ही आपसे पूछा जाएगा कि अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें मेरे साथियों बी पार्ट हमें लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है पहला ऑप्शन, दूसरा द्वंद्व समास है, अव्ययभाव समास है या द्विगु समास है। तो आपको याद रखना द्विगु समास क्या समास होता है। द्विगु समास में प्रथम पद क्या होता है, आपका संख्यावाची होता है। अगर हम बात करें अव्ययभाव समास की, तो अव्ययभाव समास में प्रथम पद या तो उपसर्ग होगा या आपका अव्यय शब्द होगा, तो ये भी आपका नहीं है। और बात करते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में क्या होता है कि द्वंद्व समास में एक दूसरे के विपरीत या विपरीत जैसे मिलते हैं, और दोनों पद क्या होते हैं, आपके मुख्य होते हैं। और आपको मैं याद दिला दूं, आपको बता देता हूं कि द्वंद्व जो समास होता है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक समाहार द्वंद्व समास होता है, एक आपका वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है, एक आपका इतरेतर द्वंद्व समास होता है। तो मेरे साथियों यहां पर अगर बात करें रक्त रंजित समास में शब्द में कौन सा समास है, तो मेरे साथियों वो तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे, क्यों कब कौन से सर्वनाम, क्यों कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो साथियों
बताइए इसमें कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा या निश्चयवाचक सर्वनाम होगा या प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा या निजवाचक सर्वनाम होगा? तो मेरे साथियों एक बात ध्यान देंगे, बात चल रही है क्यों, कब गया, कब आया, कौन आया। तो आपको याद रखना मूल जो सर्वनाम होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, तो आपको बता देना है 11 होती है। मूल सर्वनाम कौन कौन से होते हैं जरा देख लेंगे। मूल सर्वनाम की अगर हम बात करें कि मूल जो सर्वनाम होते हैं मूल सर्वनाम की यदि बात करें कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रखना एक तो आता है आपका मैं, और एक मिलता है आपको तू, एक मिलता है आपका यह, इसी में आता है वह, इसी में मिलता है आपका कोई, इसी में मिलता है आपको कुछ, एक मिलता है आपको कौन, और इसी में मिलता है आपका क्या, एक मिलता है आपको जो, और इसी में मिलता है आपको सो, एक मिलता है प्यारे साथियों आप। ये मिलाकर कितने होते हैं? 11 होते हैं। गिन लेते हैं 11 है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 मूल सर्वनाम जो शब्द होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। आपको याद रखना कौन कौन से हैं। एक तो मैं है, तू, यह, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो, आप। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो सर्वनाम जो शब्द होते हैं इनके विकारत्व कितने होते हैं, विकार तत्व कितने होते हैं, तो आपको बता देना 2 होते हैं। 2 कौन कौन से होते हैं? तो आपको याद रखना है कि इनका कभी भी हम लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, वचन के आधार पर और एक कारक के आधार पर इनमें परिवर्तन हो सकता है। इसके विकारत्व कितने होते हैं? 2 होते हैं। 2 कौन कौन से हैं? तो आपको मैंने अभी बताया, वचन और एक आपका कारक। तो इसमें पूछ रहा है क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं, तो आपको याद रखना मेरे साथ ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मदिरालय, तो मदिरालय की बात करें इसमें कौन सा होगा, यानी कि मदिरा प्लस का ले, और मदिरा धन आले, या मदिरा धन अले, या मदिरा धन आले। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कौन सा आपका इसमें विकल्प सही होगा आपके अनुसार। तो प्यारे साथियों इसमें मदिरा प्लस का आल्य यानी कि मदिरा धन आल्य ये विकल्प आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपतरण चिन्ह को अपतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपको जो है विराम चिन्ह से जरूर ही मिलेगा प्यारे बच्चों। तो आप अच्छे से देखें, जहां भी आपको परेशानी है, जहां भी शिकायत है, तो अपनी शिकायत अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के दें। तो यहां पर यदि बात करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैनल नेक्स्ट जेन प्लस के नाम से है और काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म से आप जो ना सीख रहे हैं, और हम ये चाहते हैं, हम आशा करते हैं कि हिंदी का जो भी प्रैक्टिस सेट हो रहा है वो डे बाय डे आप देखते रहें। 20 प्रैक्टिस सेट होंगे इसके भी, आज तीसरा प्रैक्टिस सेट है, तो हम ये चाहते हैं प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को देखें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें। हम आशा करते हैं आपके उज्जवल भविष्य की। हम ये आशा करते हैं कि आप अपने मम्मी पापा का सपना साकार करें, अपने माता पिता का सपना साकार करें, अपने मिलने वालों का सपना साकार करें। क्योंकि प्यारे साथियों, एक नौकरी एक ऐसी चीज है कि लगने के बाद इसका रुतबा कुछ अलग ही होता है मेरे साथियों, उमंग कुछ और ही होती है। तो हमारी भी उम्मीद यही है कि आपको सफलता मिले और उसके लिए प्रयास हम करते रहेंगे और मेहनत आपकी होनी चाहिए। किताबों से हमें मोहब्बत ऐसी करनी है, इतना रम जाना है, इतना लीन हो जाना है कि जब तक कि आपको लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। मेरे साथियों, बहुत उम्मीदें हैं आपसे, हमारी भी, आपके गार्जियंस की, आपके मम्मी पापा की भी। तो मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि आप अच्छे से तैयारी करें और हमारे प्रैक्टिस सेट को प्रतिदिन देखते रहें।
यहां पर अपतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, निर्देशन चिन्ह के नाम से, या फिर योजक चिन्ह होता है वैसे, योजक चिन्ह के नाम से, या कोष्टक चिन्ह के नाम से, या उद्धरण चिन्ह के नाम से। तो मेरे साथियों, अपतरण चिन्ह की बात कर रहे हैं, तो ये डी पार्ट आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्सई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है? देखिए, संख्या बोधक विशेषण भी बोल सकते हैं या संख्यावाचक विशेषण भी बोल सकते हैं। संख्या बोधक, बोधक का मतलब होता है ज्ञान कराने वाला। प्यारे बच्चों, यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि सतसई बात किसकी कर रहे हैं? हम सतसई की बात कर रहे हैं। सतसई जो शब्द है में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग है इसमें? तो प्यारे साथियों, देखिए, संख्यावाचक जो विशेषण होता है, अगर हम बात करें संख्यावाचक विशेषण की, संख्यावाचक विशेषण की यदि हम बात करते हैं, संख्यावाचक विशेषण की अगर बात करते हैं साथियों, तो इसको कितने भागों में बांटा जाता है मेरे साथियों? दो भागों में इसके लिए बांटा जाता है। इसके लिए दो भागों में बांटा जाता है। अब दो भाग कौन कौन से हैं वो हम देख लेंगे अभी। संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण की अगर बात करें हम मेरे साथियों, इसको कितने भागों में बांटा जाता है? दो भागों में। दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। एक होता है मेरे साथियों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिसमें निश्चितता का बोध होता है। जैसे कि अगर हम कहने लगे कि 10 हाथी, तो 10 हाथी किस में पहुंचेगा? आपका संख्यावाचक विशेषण तो है ही, लेकिन वो निश्चित में पहुंचेगा या अनिश्चित में पहुंचेगा? तो आपको याद रखना, वो निश्चितता बता रहा है कि हाँ ये 10 हाथी हैं, तो ये पहुंचेगा आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। और निश्चित संख्यावाचक विशेषण के इसके जो प्रकार होते हैं साथियों, वो भी आज देख लीजिए। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? तो पहला होता है गणनावाचक होता है, इसमें गणनावाचक है साथियों, गणनावाचक होता है। और दूसरा होता है साथियों आवृत्तिवाचक होता है, आवृत्तिवाचक होता है साथियों। और साथियों तीसरा जो होता है इसमें एक आता है आपका क्रमवाचक, क्रमवाचक आता है साथियों। और इसमें 4 नंबर पे आता है आपका एक समूहवाचक, समूहवाचक आता है साथियों। और समूहवाचक के बाद जो आता है वो होता है एक प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक होता है साथियों। तो कहने का मतलब यही है कि गणनावाचक में क्या होगा? इसमें गिनती आती है आपकी 1 2 3, ऐसे चलता रहेगा। आवृत्तिवाचक में क्या होगा? इसमें गुना होगा, जैसे कि 2 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इसमें ये रहेगा। प्यारे साथियों क्रमवाचक में क्या होगा? क्रम, जैसे कि मोहन का कक्षा में पहला स्थान है, इसमें आ जाएगा मेरे साथियों पहला, इसमें आ जाएगा आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, यही चलता रहेगा इसमें मेरे साथियों। समूहवाचक में क्या होगा? इसमें समूह का बोध होगा, जैसे कि दोनों, इसमें आता है आपका दोनों, या होगा तीनों, या फिर चारों, जो भी होंगे वो साथ में, यानी कि एक ही साथ चलेंगे। और प्रत्येक बोधक में क्या होगा? जैसे कि बच्चे को, प्रत्येक बच्चे को मिठाई मिली, बात करते हैं प्रत्येक बच्चे को मिठाई मिली, या एक एक करके सभी को मिठाई मिली, एक एक बच्चे को मिठाई मिली, ये सब आपके किस में मिलेंगे? प्रत्येक बोधक में। तो यहां पर यदि बात करें कि सत्सई शब्द का सत्सई शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है मेरे साथियों, तो आपको याद रखना है गणनावाचक विशेषण है, समुच्चय बोधक विशेषण है, या आवृत्ति बोधक विशेषण है, या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है सत्सई। तो मेरे साथियों ये किस में जाएगा? आपका बी ऑप्शन आपका सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई। अच्छा,
राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो प्यारे साथियों, जहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है, एक प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है, इसमें कर्ता दो होते हैं, एक करने वाला होता है और एक करवाने वाला होता है। कर्ता कोई स्वयं कार्य ना करके दूसरे से करवा रहा है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। प्रेरणार्थक जो क्रिया होती है मेरे साथियों, इसके दो प्रकार होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक और एक होता है आपका द्वितीय प्रेरणार्थक। और इतना और मैं आपके लिए बताना चाहूंगा मेरे साथियों, प्रेरणार्थक क्रियाएं सभी आपकी सकर्मक क्रियाएं होती हैं। इनमें इस चीज को भी आपको अच्छे से याद रखना है। कोई भी अगर शंका है, कोई भी आपको शिकायत है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजें। मैं आपको हिंदी इस लेवल पे पढ़ाना चाहता हूं कि आने वाले समय में आपको कुछ महसूस हो कि हाँ, रविंद्र सर से हमने हिंदी पढ़ी है। तो मैं भी यही चाहता हूं कि आप यहां पर अच्छे से देखें, अच्छे लेवल पर देखें। जब हम एक क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें कि 1 लाख जो वैकेंसी आ रही हैं आपकी यूपी पुलिस में, एसआई की भी 10,000 के आसपास वैकेंसी हैं, उसके लिए एक नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पर हम एक चीज बड़ी बारीकी से और लेके चलेंगे कि कहते हैं जब तक अ, अ, तोड़ेंगे नहीं, वो जब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक का तोड़ेंगे नहीं। उसके लिए हम इसका बेस हमें ऐसे करना है, बिल्कुल नीचे से हमें फाउंडेशन उसका तैयार करके लेके चलना है, जो आगे कभी भी हिंदी में मार नहीं खाए। तो मेरे साथियों, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे, बड़े प्यार के साथ, बड़े उत्साह के साथ। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई है, तो इसमें राधा कौन है और यहां पर बात आती है पायल कौन है। तो राधा ने लिखवाई है, किससे लिखवाई? पायल से। तो कर्ता कितने हो गए? दो, एक करने वाला हो गया, एक कौन हो गया? आपका करवाने वाला। करने वाला जो है उस क्रिया को वो कहा जाएगा कि प्रेरित हो रहा है करने वाला, और उसको कहा जाएगा प्रेरक जो उसे करा रहा है। प्यारे साथियों, तो इसमें ऑप्शन कौन सा ठीक होगा आपका? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगा, या नाम धातु क्रिया होगा, या फिर संयुक्त क्रिया होगा, या पूर्वकालिक क्रिया होगा, या प्रेरणार्थक क्रिया होगा? तो यहाँ पर सबसे सीधी सी बात है कि आप प्रेरणार्थक क्रिया यहाँ पर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? देखिए एक बात ध्यान दीजिए, प्रत्यय किसे कहते हैं? जो किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाए। लेकिन किस शब्द के साथ पीछे लगाए जाएंगे, इतना थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथियों, आपसे एक बिनर मेरी विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना ना भूलें। अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कि चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है, देखिए प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। प्रत्यय के प्रकार, दो प्रकार कौन कौन से होते हैं प्यारे साथियों, जरा यहाँ पर देखेंगे। प्रत्यय के जो प्रकार होते हैं साथियों, वो होते हैं दो। अब दो प्रकार कौन कौन से होते हैं मेरे साथियों, तो आपको याद रखना है। एक तो होता है आपका कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय होता है आपका, कृत प्रत्यय, और एक होता है मेरे साथियों तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तदित प्रत्यय किसे कहते हैं? तो देखेंगे, कृत प्रत्यय की अगर हम बात करें साथियों, तो कृत जो प्रत्यय मिलकर बनता है, धातु या क्रिया में कोई अगर प्रत्यय जोड़ते हैं, धातु या क्रिया में कोई प्रत्यय जोड़ते हैं,
तो बनने वाला जो शब्द होता है वो आपका कृत प्रत्यय होता है। और यदि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में यदि कोई हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसे कहा जाता है तदित प्रत्यय। तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे चिल्लाहट की बात यदि हम करें कि चिल्लाना क्या है, एक क्रिया है, क्रिया में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो आपको याद रखना आहट है इसमें। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प आपका सही जाएगा, ए पार्ट आपका इसमें बिल्कुल सही है, आहट। नेक्स्ट, राम अभी सोएगा, राम अभी सोएगा, प्यारे बच्चों राम अभी सोएगा, तो इसमें पूछ रहा है इनमें से इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। देखिए वाच्य के प्रकार 3 होते हैं, क्रिया के आधार पर अगर पूछने लगे वाक्य के प्रकार कितने होते हैं, क्रिया के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, एक कृत वाच्य, एक कर्म वाच्य और एक भाव वाच्य। क्रिया का लिंग व वचन यदि कर्ता के अनुसार बदलता है तो वो कृत वाच्य है, और क्रिया का लिंग व वचन यदि कर्म के अनुसार बदलता है तो कर्म वाच्य है। क्रिया का लिंग व वचन ना कर्ता के अनुसार बदले और ना कर्म के अनुसार बदले तो मेरे साथियों वहां पर भाव वाच्य लगा देना है। तो यहां पर यदि हम बात करें राम अभी सोएगा, राम अभी सोएगा, राम की जगह अगर मैं सीता लिख दूं, राम की जगह यदि मैं सीता लिख दूं, इसका लिंग परिवर्तित करके देख सकते हैं हम, इसकी जगह मैं सीता लिख दूं तो सीता अभी सोएगा या सोएगी, क्रिया का लिंग परिवर्तन किसके अनुसार हुआ, कर्ता के अनुसार। क्रिया क्रिया और कर्ता जहां दोनों समान लिंग वचन के हो जाएं वहां मेरे साथियों कृतवाच्य होगा। तो यहां पर कौन सा होगा आपका बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है। तिल का, साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना, धाक बैठाना, आक्रमण करना या व्यर्थ काम करना, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर कह देना। तो इसमें प्यारे बच्चों कौन सा होगा आपका ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परोक्ष का विलोम शब्द क्या है, दृष्टव्य है, स्थूल है या अपरोक्ष है या प्रत्यक्ष है। मेरे साथियों बात यहां पर चलिए, परोक्ष का विलोम शब्द क्या है, तो इसका विलोम शब्द दृष्टव्य है, स्थूल है, अपरोक्ष है या प्रत्यक्ष है। तो मेरे साथियों डी पार्ट इसका सही है, प्रत्यक्ष होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। जान चली जाए पर पैसा ना जाए, या अत्यधिक कंजूस होना, या पैसे का बहुत मोह होना, या पैसा ही माँ बाप दोनों। इसमें कौन सा विकल्प है, तो प्यारे साथियों अत्यधिक कंजूस होना, बी पार्ट इसमें लगा देना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, क्रोध। देखिए क्रोध रस की, जैसे कि गुस्सा अगर आता है, जैसे कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अर्जुन को इतना गुस्सा आया था, अभिमन्यु का जो समाचार पत्र जब सुना था, शोक समाचार पत्र, तब उस समय की घटना है। तो बात किसकी होती है, क्रोध की होती है यहाँ पर, कि क्रोध की बात यदि करते हैं हम, ये वीर रस है, भयानक रस है, या रौद्र रस है इसका स्थायी भाव, या बीभत्स है। तो साथियों इसमें सी पार्ट आपको लगाना है कि रौद्र रस, रौद्र रस जो होता है इसका स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। आगे देखिए नेक्स्ट, सोटा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो देखिए आपसे कहना चाहूंगा कि सोटा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो मेरे साथियों ये जो छंद होते हैं हमारे, एक मात्रिक छंद होता है और एक बार्णिक छंद है और एक मुक्तक छंद है। तो मुक्तक छंद के जो कवि हैं उनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के लिए क्रांतिकारी कवि के नाम से भी जाना जाता है मेरे साथियों। तो यहां पर यदि बात की जाए, सबसे पहली बात मैं आपसे करना चाहूंगा, सोटा के द्वितीय, ये सोटा जो छंद है आपका वो मात्रिक छंद है या आपका वार्णिक छंद है या मुक्तक छंद है, पहली बात। तो मेरे साथियों ये मात्रिक छंद है। दूसरी बात,
मात्रिक छंद को भी 3 भागों में बांटा गया है, एक सममात्रिक, एक अर्ध सममात्रिक और एक विषम मात्रिक। तो ये आपका अर्ध सममात्रिक है या फिर सममात्रिक है या फिर विषम मात्रिक है? तो मेरे साथियों, सोटा, द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है? ये सोटा जो छंद है आपका अर्ध सममात्रिक है। कैसा है? अर्ध सममात्रिक है। और इसमें भी 4 चरण होते हैं। ये दोहा का उल्टा होता है। दोहा और सोटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और आपसे कहा जाएगा प्यारे साथियों कि दोहा के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो आपको याद रखना है कि उसके विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि द्वितीय और चतुर्थ की बात चल रही है, तो यहाँ पर मात्राएं को कितनी कितनी होती है? तो देखिए, सबसे पहली बात करें हम दोहा की। दोहा के 4 चरण होते हैं और ये इसी का क्या होता है? उल्टा होता है। तो इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 13 और होती हैं आपकी 11। ये इसका उल्टा होता है। तो सोटा की अगर हम बात करें साथियों, सोटा छंद की अगर बात करें तो इसमें आ जाता है आपका 11 और एक आपकी 13। तो आप ये बताइए, बात किसकी चल रही है? दूसरे की और चौथे चरण की बात करें तो इसमें कितनी कितनी मात्राएं जाएंगी? तो आपको याद रखना 13-13। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? यमक अलंकार में। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जहां एक शब्द की 2 बार आवृत्ति होती है या 2 से अधिक बार होती है, लेकिन उनके अर्थ क्या होते हैं साथियों? अलग अलग होते हैं। उसे क्या कहा जाता है? यमक अलंकार। यमक का अर्थ तो होता है युग्म या जोड़ा। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? तो उपमा अलंकार जो होता है, जहां पर समान धर्म की बात चलती है, वो आपके उपमा अलंकार में ही चलती है। जैसे कि पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला, जो पीपल, जो मन जो है हमारा, वो पीपल के पत्ते के समान क्या करता है? डोलता रहता है। तो साथियों, उत्प्रेक्षा अलंकार की अगर बात करें तो इसको पहचानने के लिए या फिर उपमेय और उपमान के बीच में क्या होगी? इसमें संभावना प्रकट होती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल अभी मैंने बोला है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इसमें वाचक शब्द मानो, मनु, जनु, जानो, ये शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। श्लेष अलंकार का मतलब होता है, इसका जो अर्थ होता है चिपका हुआ। शब्द एक, अर्थ अनेक कहते हैं श्लेष साथियों। तो इसमें आपका जो है निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो वो है आपका उपमा अलंकार मेरे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे मेरे साथियों। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? तो प्यारे बच्चों देखिए, नहीं है, हिस्सा भी होता है, बांटना भी होता है, भागना भी होता है इसका। तो इसमें कौन सा नहीं है? बी पार्ट इसमें लगा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे कि वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। वह बाजार जा चुका है, मोहन ने खाना खा लिया है, मोहन स्कूल चला गया है। तो प्यारे बच्चों, जहां पर देखिए ये पूछ रहा है कि वह बाजार जा चुका है, काल कौन सा होगा? आसन भूतकाल होगा व पूर्ण वर्तमान काल होगा, सामान्य होगा या फिर संदिग्ध वर्तमान काल होगा या पूर्ण भूतकाल होगा? तो प्यारे साथियों, आपको याद रखना है, इसमें आसन भूतकाल व पूर्ण वर्तमान काल दोनों होते हैं। क्योंकि सबसे पहले एक बात ध्यान दीजिए, अगर दोनों ही, जैसे कि वह बाजार जा चुका है, तो सबसे पहले अगर दोनों ऑप्शन को अलग अलग करके दे दिया जाए, जैसे कि आसन भूतकाल व पूर्ण वर्तमान काल, तो सबसे पहले वरीयता किसको देनी है? प्रथम किसको लगाना है? तो आपको याद रखना है साथियों, सबसे पहले हम जो वरीयता देंगे आसन भूतकाल को देंगे, उसके बाद पूर्ण वर्तमान काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका पैराग्राफ है एक, इसमें देखते हैं।
भारत भयंकर अंग्रेजी मोह की दुर्व्यवस्था से गुजर रहा है। दुर्व्यवस्था होगा, गुजर रहा है। इस दुर्व्यवस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है मेरे साथियों कि भारत भाषाओं के समकालीन साहित्य पर, किसके साहित्य पर, उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालय के प्राय सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र में ऊंचे ओहदों पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं हैं, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन और जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है। कहाँ कहाँ से आपको याद रखना है, बल्कि यहां से भी इनकी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लेखकों की कृतियां वहां के अत्यंत सुशिक्षित लोग भी पढ़ते हैं। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित उच्च शिक्षित समुदाय की दृष्टि से प्राय नहीं पड़ती। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय, किसका? हमारा समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। किस में पढ़ लेता है जी? अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहां तक कि उसकी कविता और उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है। तृष्णा का मतलब होता है इच्छा, समाप्त हो जाती है, और उसे ये जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का एक सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और काव्य में किस अदा से व्यक्त हो रहा है। बहुत बढ़िया। देखिए इसके क्वेश्चन हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं हम, भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। वे अपनी भाषा के साहित्य को पढ़कर अपने समाज का हाल चाल नहीं जान सकते। वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। वे अपनी भाषाओं में लिख नहीं सकते। तो आपको याद रखना, उनकी पुस्तकों को यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यदि हम करें, उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो सबसे पहले भारतीय लेखकों की दुर्दशा है, ये भारतीय शिक्षकों की दुर्अवस्था है। भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह या भारत की दुर्वस्था। तो प्यारे साथियों, अगर हम आपसे बात कहें तो भारतीय लेखकों की क्या है, इसमें दुर्दशा है। ए पार्ट आपका इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? भारतीय, अंग्रेजी, देसी या हिंदी? तो मेरे साथियों ये बी पार्ट इसमें सही है, अंग्रेजी। नेक्स्ट, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो नगरवासी की है, या सुशिक्षित की है, या अनपढ़ की है, या उच्च की है? कहने का मतलब क्या है, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो इसमें आपको याद रखना ये सुशिक्षित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें चलते हैं, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन हैं, क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। वे अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं। उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता, या उनमें स्वभाषा के प्रति गौरव नहीं है। ये आपका डी पार्ट इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि मीराबाई किसकी शिष्य थी? तो आपको मैं बता देता हूं कि मीराबाई किसकी शिष्य थी। आपने सुना होगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपका मन सही है तो सब कुछ ठीक है, जब मन ही ठीक नहीं है तो कुछ भी ठीक नहीं है। तो मन चंगा तो कटौती में गंगा,
तो मीराबाई किसकी शिष्य थी? ये शिष्य नहीं होगा, यहाँ पे शिष्या होता है, वैसे शिष्या थी। तो आपको याद रखना संत रैदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखता है? पश्चिमी हिंदी से, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो देखिए, अवधी से, भोजपुरी से, बांगरू से या राजस्थानी से। पश्चिमी हिंदी की बात कर रहे हैं। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं आपकी? तो आपको याद रखना, ब्रज भाषा इसमें ही आ जाती है आपकी, और बांगरू इसमें ही आ जाती है, और खड़ी बोली इसमें ही आ जाती है आपकी, दक्षिणी इसमें ही आ जाती है आपकी। तो प्यारे साथियों, आपसे पूछा जाएगा अवधी किस उपभाषा में जाती है? तो अवधी जो जाती है वो पूर्वी हिंदी में जाती है प्यारे साथियों। और राजस्थानी हिंदी की बात करें, ये किस अपभ्रंश के अंतर्गत जाती है? शोरसैनी अपभ्रंश में जाती है ये भी आपकी। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो आपको याद रखना है पश्चिमी हिंदी में बांगरू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलेगा प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से नहीं, बात किसकी कर रहे हैं? नहीं, कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? ये निषेधवाचक है, या आपका निश्चय बोधक है, या आपका प्रश्नवाचक है, या आपका विधि बोधक है? तो साथियों, बात किसकी चल रही है? नहीं, तो ये प्यारे साथियों निषेधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? समुद्र का तो बैराग है, रत्नाकर है, भोर है, या भव है? तो प्यारे साथियों, इसमें रत्नाकर का आपका समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वो आपका रत्नाकर है। और इसी में आपका एक आता है अवधि, अवधि भी इसका पर्यायवाची है। और इसी का आता है प्यारे साथियों अर्णव, अर्णव भी इसका ही है प्यारे साथियों। इसी का आता है सिंधु, सिंधु भी इसका ही आता है साथियों। और इसका ही आता है साथियों सागर, भी इसी का आ जाता है, सागर भी इसका पर्यायवाची है मेरे साथियों। तो इसमें कौन सा हो गया आपका रत्नाकर। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे मेरे साथियों, मेघ, मेद, श्रुति भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्न में से कौन सा है? तो प्यारे साथियों, यज्ञ या जल, यज्ञ या बादल, बादल या जीवन, या बादल या यज्ञ। देखिए तो यहां पर आपको हम बता देते हैं कि कौन सा इसमें सही है। मेघ कहा जाता है बादल के लिए, और मेद का यहां पर अर्थ होता है प्यारे साथियों यज्ञ। तो ये आपका डी ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, स्त्री जो अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। साथियों बताइए कौन सा होगा इसमें? नायिका, गायिका, अभिनेत्री, या नर्तकी? तो साथियों इसमें जो स्त्री अभिनय क्या करती है? अभिनय करती हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? उसके लिए अभिनेत्री इसमें लगा देना साथियों। साथियों अगर क्लास आपको सही लगती है तो उसमें वो भी आप एक कमेंट जरूर लिखें कि सर आपकी क्लास अच्छी लगती है या बेकार लगती है, जो भी है जरूर लिखें। कहीं ना कहीं हम और बेटर करा के देंगे आपके लिए, अच्छा देंगे आपके लिए, क्योंकि हमें पता है कि यूपी पुलिस में हम आपको जी जान से मेहनत करके देंगे, मेहनत करेंगे, और क्वेश्चनों को एक से एक सटीक और बारीकी से देख देख कर आपके लिए सारे प्रैक्टिस सेटों में देंगे हम। तो आपसे उम्मीद है, आपसे आशा है कि किताबों में रमे रहो, किताबें पढ़ते रहो। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है, या रविन्द्रनाथ टैगोर है, या महादेवी वर्मा है, या मुंशी प्रेमचंद है? तो मानसरोवर है आपका दो बैलों की कथा है, या ईदगाह है, या नमक का दरोगा है, या बूढ़ी काकी है? ये सब किसकी हैं मेरे साथियों? मुंशी प्रेमचंद की है। तो मानसरोवर भी रचना किसकी है? इसमें मुंशी प्रेमचंद, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही है साथियों। अब प्यारे साथियों 38 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और कुछ हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए
हमारे चैनल को यदि फॉलो करना चाहते हैं तो नेक्स्ट जेन प्लस यानी कि यूट्यूब से आप कर सकते हैं, और नेक्स्ट जेन प्लस डॉट इन ये आपका इंस्टा पर भी है, और नेक्स्ट जेन प्लस स्टेट एग्जाम्स के नाम से ये टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि मॉक टेस्ट के बारे में आपको बताएं तो मॉक टेस्ट के लिए आप देखिए नेक्स्ट जेन प्लस डॉट इन या फिर गूगल प्ले से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे साथियों, आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और इस क्लास आपको कैसे लगी, जैसी भी लगी है या जैसे भी क्वेश्चन हुए हैं तो उसमें कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।